चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस पहला चैप्टर अपने पास पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास है बिल्कुल क्रम वाइज डाल दी जाएंगी। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासें बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जितने भी क्लासें हम पढ़ने वाले हैं उन सभी के PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बिल्कुल ज्वाइन करके रखें। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए इसमें क्या पुष्पीय पादपों के समूह को एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पुष्पीय पादपों का समूह किसके अंतर्गत आता है, तो ये इस एंजियोस्पर्म तथा आवर्तबीजियों के अंतर्गत ये आते हैं। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार बोर्ड्स में कि भाई पुष्प की खेती करना क्या कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर या पुष्पी कृषि कहलाता है। पुष्प कृषि। पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प होते हैं और पादपों में लैंगिक जननांग कौन होते हैं, पुष्प होते हैं। चलो अब देखिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। जब पादपों में कायिक वृद्धि पूर्ण होती है तो हार्मोन व जीनों होमियो रिलेक्टर जीन के प्रभाव से प्ररोह पुष्प में रूपांतरित होने लगता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा भाई पुष्प कब रूपांतरित होने लगते हैं, तो भाई जब पादपों में कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो हार्मोन व जीनों कौन सा जीन, होमियो रिलेक्टर जीन के प्रभाव से प्ररोह पुष्प में रूपांतरित हो जाती है क्या, ठीक है। तो ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट जीन है ये। पुष्प की संरचना, आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, पुष्प की संरचना। पुष्प को 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, पुमंग और जायंग, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तो देखिए ये हमारे पास पुष्प की संरचना है। तो पुष्प की संरचना में सबसे जो ये आपका जो निचला वाला भाग उसको पुष्प वृंत बोलते हैं, और ये जो यहाँ से संरचना स्टार्ट होती है इसको बोलते हैं बाह्य दल या बाह्य दलपुंज। ये सबसे बाहर की ओर लेयर होती है, ठीक है। ये आपका पुष्पासन है। इसके बाद ये अंदर वाली लेयर आती है जिनको अपन दल या दलपुंज कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसके अंदर ये पुंकेसर जिनको अपन पुमंग भी कहते हैं, और ये स्त्री केसर जिसको जायंग या अंडप भी कहा जाता है। पुष्प के ऊपरी वाले भाग को ये नली होती है जिसका आंतरिक सिरा अंडाशय कहलाता है, इसका ऊपरी सिरा वर्तिका कहलाता है, और सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाएगा, इसका वर्तिकाग्र यहाँ पे कहलाएगा। तो इस प्रकार पुष्प के ये संरचना होती है और इसके विभिन्न नाम ये हमने आपको बताए हैं क्या। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होता है, पुष्प से पूछ कर ही इसकी संरचना भी बनवा लेता है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये पुष्प की संरचना, इस सभी नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। जैसे क्लास फिनिश होती है तो उसी के बाद ही हम क्या करते हैं, इस पूरी PDF को आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप वहाँ से बिल्कुल सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, और चाहे तो आप यहीं से भी नोट्स बना सकते हैं क्या। अब इसकी संरचनाओं के नाम और इनकी डेफिनेशंस देखते हैं क्या। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे आप, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे क्या। देखिए बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाह्यतम भाग होता है। बाह्य दलपुंज की इकाई बाह्य दल कहलाती है। क्या कहलाएगी इसकी इकाई, बाह्य दल कहलाएगी। इसका प्रमुख कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना होता है। भाई क्या करना होता है, इसके मुख्य कार्य इसको पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का होता है कलिका अवस्था में। अगला है दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा सहायक भाग होता है। दलपुंज दलों से मिलकर बना होता है। दल रंगीन होते हैं, अतः यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और सामान्य भाषा में आप चाहो तो इन्हें पंखुड़ियाँ भी कह सकते हैं पुष्प की। अगला है पुमंग, यह पुष्प का नर जननांग होता है। नर जननांग मतलब कि नर जनन अंग होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है, तथा इसका प्रमुख कार्य नर युग्मक या परागकणों का निर्माण करना होता है क्या। किसका निर्माण करना होता है, नर युग्मक या परागकणों का निर्माण करना होता है। किसका काम है ये, पुमंग का, और इसकी इकाई कौन होती है, पुंकेसर, जो कि क्या है, नर जननांग होता है क्या। अगला है जायांग, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, मतलब कि मादा जनन का अंग होता है। जायांग की इकाई स्त्री केसर या अंडप होती है। जायांग की इकाई कौन सी होती है, स्त्री केसर या अंडप होती है। इसका प्रमुख कार्य मादा युग्मक या अंडाणुओं का निर्माण करना होता है, और इसका कार्य क्या है,
नरयुग्मक या परागकणों का निर्माण करना है तथा परागकणों को ग्रहण करने का कार्य होता है। किसका कार्य है ये? जायंग। तो जायंग की डेफिनेशन और इसके कार्य यहाँ पे हमने बताए हैं। अगला पॉइंट है बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज पुष्प के सहायक भाग कहलाते हैं तथा पुमंग व जायंग पुष्प के जननशील व आवश्यक भाग कहलाते हैं। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज पुष्प के सहायक भाग होते हैं तथा पुमंग व जायंग ये पुष्प के क्या होते हैं? जननशील वाले भाग होते हैं। जिन पुष्पों में पुष्प के चारों ओर भाग उपस्थित होते हैं उन्हें पूर्ण पुष्प कहा जाता है तथा जिन पुष्पों में कोई एक भी भाग अनुपस्थित हो उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। बिल्कुल सरल डेफिनेशन है कि जिन पुष्पों में पुष्प के चारों ओर भाग उपस्थित होते हैं उन्हें पूर्ण पुष्प कहा जाता है तथा जिन पुष्पों में कोई भी एक भाग अनुपस्थित हो तो उन्हें अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसी में पुंकेसर की संरचना। यह पुष्प का नर जननांग होता है, मतलब कि नर जननांग वाला ये भाग होता है। पुंकेसर दो भागों में से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये देखिए पुंकेसर की संरचना तंतु तथा परागकोश ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ये परागकोश ऊपरी वाला भाग और तंतु ये नीचे वाला भाग, ये बीच में ये योजी होती है। देखिए फर्स्ट तंतु क्या होता है? पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग तंतु कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? तंतु कहलाएगा, जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। ये किससे जोड़ता है? पुष्पासन से उसे आगे की ओर जोड़ता है। क्या अगला है परागकोश। पुंकेसर का शीर्ष, ये पुंकेसर का शीर्ष भाग परागकोश कहलाता है तथा प्रत्येक परागकोश दो पालियों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक पाली दो प्रकोष्ठों या चेंबर में विभक्त होती हैं। इन प्रकोष्ठों को लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहा जाता है या कहते हैं। पुंकेसर का शीर्ष भाग परागकोश कहलाता है। ये पुंकेसर का शीर्ष कोश क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है तथा प्रत्येक परागकोश दो पालियों में विभक्त होता है और प्रत्येक परागकोश क्या होता है? दो पालियों में विभक्त रहेगा तथा प्रत्येक पाली दो प्रकोष्ठ या चेंबर में विभक्त रहती है और प्रत्येक पाली क्या करेगी? उनमें से दो प्रकोष्ठों में विभक्त रहती है। इन प्रकोष्ठों को लघु बीजाणुधानी या परागपुट कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। सीधी सी बात है कि वे परागकोश क्या होते हैं? पुंकेसर के ऊपरी भाग को अपन क्या बोलते हैं? परागकोश कहा जाता है। परागकोश दो पालियों में विभक्त रहते हैं और प्रत्येक पाली दो चेंबर में या दो भागों में दो प्रकोष्ठों में विभक्त होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। क्या ठीक है। अब है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी के चारों ओर 4 भित्तियां से बना आवरण पाया जाता है जिसे परागकोश भित्ति कहते हैं। देखिए वापस पढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानी की चारों ओर 4 भित्तियों से बना आवरण पाया जाता है जिसे परागकोश भित्ति कहते हैं। ये 4 भित्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पहले देखिए एपिडर्मिस, जिसे अपन बाह्य त्वचा भी कहते हैं। ये परागकोश भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है जो परागकोश के बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। अगला है एंडोथीसियम, जिसको अपन अंतःस्थीयम भी कहते हैं। यह बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर होता है तथा इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं, जिस कारण ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती हैं। क्या होती हैं? आर्द्रताग्राही होती हैं। किस कारण होती हैं? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। शुष्क अवस्था में इनकी कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है। शुष्क अवस्था में, ठीक है, जब पौधा सूख जाएगा या पुष्प क्या होता है? थोड़ा मुरझाने लग जाता है, तो इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है और परागकोश फट जाता है। इसका प्रमुख कार्य परागकोश का स्फुटन करके पराग कणों का या लघु बीजाणुधानी को क्या करना होता है? मुक्त करना होता है। क्या जब इनके शुष्क अवस्था आती है, कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होगा और परागकोश क्या हो जाएगा? फट जाता है। और इसका प्रमुख कार्य है परागकोश का स्फुटन करके पराग कणों या लघु बीजाणुओं को मुक्त करना होता है। किसका? एंडोथीसियम का। अगला है मध्य स्तर। यह अंतःस्थीयम के नीचे का स्तर होता है जो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। सिर्फ इतना सा इसका कार्य होता है कि भाई ये अंतःस्थीयम
के नीचे का स्तर होता है जो लघु बीजाणु धानी को सुरक्षात्मक आवरण क्या करता है, प्रदान करेगा। अगला स्तर आता है आपका टेपिटम या पोषोत्तक। यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक व विशिष्ट स्तर होता है जिनकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य व द्विकेंद्रीय होती है। यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक व विशिष्ट स्तर होता है जिनकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य व द्विकेंद्रीय होती हैं। टेपिटम का प्रमुख कार्य लघु बीजाणु तथा बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना है। सीधा सा यहाँ पे आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए कि टेपिटम का प्रमुख कार्य क्या होता है, कि टेपिटम का प्रमुख कार्य लघु बीजाणु तथा बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना होता है। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। ये सबसे बाहरी परत को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर इसकी मिड वाली परत को बोलते हैं अपन एंडोथीसियम, इसके अंदर वाली को बोलते हैं अपन मध्य स्तर, और ये लास्ट वाली जो स्तर होती हैं इनको बोलते हैं अपन टेपिटम। ये बीजाणु उत्तक होते हैं और ये लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी जब फूटेगी तो इसके अंदर के लघु बीजाणु इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे क्या। तो देखिए इसको और अपन जूम करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना अपने पास प्राप्त होगी। ये इसकी और आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करता है कि भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए लघु बीजाणु धानी की विस्तृत संरचना। तो देखिए कुछ इस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है अपन को। तो सबसे ऊपरी परत को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर की लेयर होती है एंडोथीसियम, फिर ये जो मिड वाली से इनको बोलते हैं मध्य स्तर, और जो सबसे अंदर की ओर होते हैं इनको बोलते हैं अपन टेपिटम, और फिर इनके अंदर रहेंगे बीजाणु जन उत्तक। इस प्रकार के दोनों ही डायग्राम्स आपको बनाने हैं, पेपर में पूछे गए हैं कई बार। अगला है लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणु जन उत्तक की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि भाई ऐसा विभाजन जिसमें मातृ कोशिकाओं से जो विभाजन होता है तो पुत्री कोशिकाओं की संख्या भी उतनी रहती है जितनी मातृ कोशिकाओं की होती है क्या, उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। कुछ विभाजनों के बाद प्रत्येक द्विगुणित कोशिका 2n लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका कहलाती है। फिर पढ़ते हैं लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणु जन उत्तक की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं। कुछ विभाजनों के बाद प्रत्येक द्विगुणित कोशिका 2n लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका कहलाती है। यह कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि भाई ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं की संख्या मातृ कोशिकाओं से आधी रह जाए। कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं को जन्म देती हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के कारण प्रत्येक लघु बीजाणु में गुणसूत्रों की संख्या लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तुलना में भी आधी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ है। अगला है द्विगुणित 2n लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो यहाँ पे स्टार लगाइए इस पॉइंट पे। द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अगला है लघु बीजाणु निर्माण के तुरंत बाद समूह में या आपस में संयुक्त रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्वेश्चन आगे लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु निर्माण के तुरंत बाद समूह में या आपस में संयुक्त रहते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क को जोड़ने वाली भित्ति कैलोस भित्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लघु बीजाणु चतुष्क को जोड़ने वाली भित्ति कैलोस भित्ति कहलाती है, जो संयोजी उत्तक की बनी होती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। यहाँ अपने पास लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं गया, ठीक है। ये तो यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ अपने पास मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई। ये कौन सी थी, द्विगुणित कोशिका थी। 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित कोशिका गया हो गया। तो अब यहाँ से वापस फिर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पे क्या हो गया, जो 2 कोशिकाएं थी अपनी वो किस में बदल गई, लघु बीजाणु चतुष्क में बदल गई, मतलब 4 कोशिकाएं यहाँ से बन गई। और ये क्या है, लघु बीजाणु है। और इनके मध्य कौन सा
भित्ति जुड़ी हुई है, कैलोस भित्ति के द्वारा ये जुड़े हुए हैं और ये चारों एक साथ हैं। इसका मतलब क्या है, ये चतुष्क का निर्माण कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, लघु बीजाणु चतुष्क को कहते हैं, ठीक है। और ये जिस पट्टी के भित्ति द्वारा जुड़े हैं उसको कैलोस भित्ति अपन कहेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक देखिए, परागकोश का स्फुटन। परागकोश के परिपक्वन व जल हानि से लघु बीजाणु चतुष्क वियोजित होकर परागकोश के परिपक्वन से, मतलब जब परागकोश क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, वो जल की हानि से, जल यहाँ पे कमी आ जाएगी, हानि से लघु बीजाणु चतुष्क वियोजित होकर स्वतंत्र परागकणों के रूप में बदल जाते हैं तथा परागकोश भित्ति के स्फुटित होने पर हजारों परागकण वहाँ से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाते हैं। परागकोश भित्ति के स्फुटित होने का प्रमुख कारण एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जल की कमी से खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको अपन आगे भी पढ़ के आए हैं। खिंचाव से उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप एंडोथीसियम की कोशिकाएं टूट जाती हैं और इसी कारण परागकोश भित्ति स्फुटित हो जाती है। तो ये था परागकोश का स्फुटन, इस प्रकार से होता है। परागकोश की भित्ति के स्फुटित होने का प्रमुख कारण एंडोथीसियम की कोशिकाओं में जल की कमी से जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसके कारण होता है, जिसके फलस्वरूप एंडोथीसियम की कोशिकाएं टूट जाती हैं और इसी कारण परागकोश भित्ति क्या हो जाती है, स्फुटित हो जाती है और आपके परागकण क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर की ओर आ जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और अगली क्लास का टॉपिक रहेगा हमारे पास परागकण, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।